हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी में पार्ट 1 में जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है उसकी अगली वीडियो लेके आए हैं। पहली एक वीडियो जिसमें हमने पुष्प की संरचना और पुष्प के भागों के बारे में अध्ययन किया था, अपलोड कर दी है। आप पहली वीडियो देखकर ही बेटा दूसरी वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। आज हम आपको पुष्प के भागों में पुंकेसर के बारे में बताएंगे। पुंकेसर बेटा मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, उस पर आप ध्यान न दें, पहले मेरी बातें सुने, उसके बाद बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा, तब देखें। ठीक है, बोर्ड पे आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, पुंकेसर नर का जो पुष्प होता है, पुष्प का नर जननांग भाग होता है बेटा पुंकेसर। और पुंकेसर में ही परागकण बनते हैं। परागकण अभी वह कण हैं जिसमें किसी पुष्प के नर वाले भाग होते हैं, यानी नर के गुणसूत्र होते हैं परागकण में, और वो बनते कहाँ पर हैं? पुंकेसर में। तो पुंकेसर हेडिंग डल रखा है बेटा, पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, इंग्लिश में स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है लघु बीजाणु पिंड को। देखो पहला पॉइंट क्या है, पुंकेसर अथवा लघु बीजाणु पुष्प का नर जननांग भाग होता है। ठीक है, पुंकेसर जो होता है पुष्प का क्या होता है? नर जननांग वाला भाग होता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं पुंकेसर के। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। देखो यहाँ पुंकेसर का डायग्राम बन रखा है। देखो यहाँ लिख रखा है पुतंतु, इसमें इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट, और दूसरा भाग है परागकोश एंथर, और तीसरा भाग है संयोजी, इसे इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने पुतंतु, ये पुतंतु तंतु जो व्रंत होता है पुतंतु, संयोजी ये बीच में संयोजी अभी बताएंगे, और परागकोशीय। ठीक है, पुतंतु यह है पुंकेसर का लंबा व्रंत वाला भाग है। ये देखो व्रंत वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, और जिसके ऊपर परागकोश होता है, ये पूरा होता है जिसके ऊपर पुतंतु के ऊपर परागकोश। यह है पुंकेसर का अगला भाग है जहां परागकोश का निर्माण होता है। ठीक है, ये परागकोश जो होता है पुंकेसर का, इसका जो पुंकेसर का है अगला भाग है, पुंकेसर का सबसे अगला भाग है ये वाला, जहां परागकण का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। परागकण का निर्माण कहां पर होता है? परागकोश में। परागकोश में 2 पालियां होती हैं। देखो एक ये वाली पाली और एक ये वाली, एक ये हो गई इधर के साइड और एक ये हो गई। प्रत्येक पाली में 2 बीजाणुधानी होती हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 बीजाणुधानी हो गई, और इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 कक्षक होते हैं बेटा। मैंने अनुप्रस्थ काट बना रखी है परागकोश की, इसमें देखो कितने कक्षक हो गए? 1 2 3 4। पहले 2 पालियां बनी, और 2 पालियों में कितने कक्षक होते हैं? 4। ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ से आप बीच में डिवाइड करोगे तो 4 कक्षक हो गए, 1 2 3 4। तो प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुदानी होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, फिर आया संयोजी। संयोजी जो है यह एक ऊतक है जो परागकोश की पालियों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी, देखो जो परागकोश की 2 पालियां जो हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी। तो परागकोश को हम बेटा किसके नाम से जानते हैं? परागकोश को हम लघु बीजाणु धानी के नाम से भी जानते हैं बेटा। लघु बीजाणु धानी के नाम से भी परागकोश को जानते हैं। ठीक है, परागकोश को दूसरा नाम जो है लघु बीजाणु धानी। तो यहाँ से टॉपिक आता है आपका निकल के, जो है वो करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर अगला टॉपिक हम लिखते हैं बोर्ड पर, फिर समझाएंगे। अब देखेंगे हम बेटा कि जो हमारा परागकोश होता है जिसमें परागकण बनते हैं, उसका परिवर्धन कैसे होता है, यानी वो पुंकेसर में बनता कैसे है। ठीक है, उसका परागकोश का निर्माण कैसे होता है। जब पुंकेसर बनना होता है तो उसमें परागकोश जो बनता है वो बनता कैसे है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने लाइनें लिख दी हैं, आपको एक एक लाइन पढ़ के मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, देखो बेटा, लघु बीजाणुधानी अथवा परागकोश का परिवर्धन, यानी लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है परागकोश, और वह कैसे बनेगा? परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरो हम कह सकते हैं माइक्रो स्पोरोजियम और पोलिन सेक। ठीक है बेटा, तरुण अवस्था में
परागकोश सुनिश्चित ब्राहा कोशिकाओं से ढका हुआ होता है। यानी पहले जो वह तरुण अवस्था में होता है तो कुछ कोशिकाओं से क्या होता है, परागकोश ढका हुआ होता है, ठीक है, तरुण अवस्था में। इसमें पहले 2 बाद में 4 परागकोशों का विभेदन होता है। पहले बेटा पुंकेसर स्तर के ऊपर जो परागकोश होते हैं पहले वह 2 भागों में डिवाइड होते हैं और बाद में कितने 4 भागों में वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले चित्र में आपको चित्र बनाया था तो उसमें पहले वो 2 भागों में बटा हुआ था और फिर कितने भागों में बटा हुआ हो गया था बेटा, वो 4 में, ठीक है, 4 कक्ष बन गए थे। फिर प्रत्येक धानी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। तो प्रत्येक धानी में अधःत्वचा जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं, अधःत्वचा की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी होती हैं। यानी प्रत्येक धानी में अधःत्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं अन्य कोशिकाओं से बेटा क्या होंगी, आकार में बड़ी होती हैं। यानी आप कह सकते हैं प्रत्येक धानी में कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा में, ठीक है। इन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, है ना, इंग्लिश में आर्कियोस्पोरियल कहते हैं, आर्चे या फिर आर्केस्पोरियल आप कह सकते हैं, आर्केस्पोरियल सेल्स, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़े नाम ऐसे होते हैं, ठीक है। वैसे प्रपशु हिंदी में इसे प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है। जो कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती हैं उन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं बेटा, ठीक है। प्रत्येक प्रपशु कोशिका विभाजन द्वारा एक बाहरी प्राथमिक कोशिका तथा अंदर की ओर एक प्राथमिक जनन कोशिका बनाती है। प्रत्येक प्रपशु कोशिका विभाजन द्वारा एक बाहरी प्राथमिक कोशिका तथा अंदर की ओर एक प्राथमिक जनन कोशिका बनाएगी। यानी जो प्रपशु कोशिका है एक तो बाहर की ओर प्राथमिक कोशिका बनाएगी और एक अंदर की ओर जनन कोशिका का निर्माण करेगी। कौन सी कोशिका, प्रपशु कोशिका, है ना। जो सबसे बड़ी कोशिका होगी, है ना, जो आकार में बड़ी होती है उसको प्रपशु कोशिका कहते हैं और वो एक बाहर की प्राथमिक कोशिका बनाएगी और एक अंदर की ओर जनन कोशिका का निर्माण करेगी। बाहरी प्राथमिक कोशिका विभाजन करके पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है। जो बाहर वाली प्राथमिक कोशिका है वो बार बार विभाजन करेगी, ठीक है, इसे परिणीतिक विभाजन भी कहते हैं, परिणीतिक विभाजन। तो बार बार विभाजन करेगी और क्या बनाएगी बेटा, वो बाहरी भित्ति बनाएगी, ठीक है, परागकोश की बाहर वाली भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार। बेटा भित्ति यहाँ पर शब्द आता है, भित्ति को इंग्लिश में वॉल कहते हैं, जैसे गांव में कहा जाता है ना भीतिया, भीतिया का मतलब क्या होता है, दीवार। तो भित्ति का भी मतलब परागकोश की दीवार, बाहर वाली दीवार, ठीक है। प्राथमिक कोशिका बाहरी प्राथमिक कोशिका विभाजन करके परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है। ये देखो बाहर वाली भित्ति अभी बनेगी, चित्र में आपको समझाऊंगा, ठीक है। परागकोश की भित्ति की 4 परतें होती हैं। जो बाहर वाली भित्ति है उसकी कितनी परतें होती हैं बेटा, 4, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रहेगा, बाहर वाली भित्ति की कितनी परतें होती हैं, 4। ये आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है कि परागकोश की जो भित्ति होती है उसकी कितनी परतें होती हैं और कौन सी परत कहाँ पर होती है, और उन परतों का कार्य भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गई बेटा बाह्य त्वचा, मतलब एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली ये होती है। यह परागकोश की सबसे बाहर वाली परत होती है, जो यहाँ तक देखेंगे जो बाद में सूख जाती है बेटा। ये जो है परागकोश बनने के बाद में सूख जाती है, एपिडर्मिस यानी बाहर वाली त्वचा। ये भराई अंतःस्थितियम, ये बाहर वाली त्वचा से थोड़ी अंदर वाली त्वचा है, इसे अंतःस्थितियम कहते हैं, ठीक है बेटा। ये बनी रहती है, ये अंतःस्थितियम। देखो सबसे पहले ये परागकोश का बेटा अनुप्रस्थ काट है, इसमें देखो दिखा गया है ब्राह त्वचा मतलब बाहर वाली त्वचा, ये सबसे बाहर वाली है, और अंत त्वचा मतलब उससे अंदर वाली हो गई, अंतःस्थितियम आप कह सकते हैं, अंत त्वचा भी कह सकते हैं आप, अंत त्वचा यानी उसके अंदर वाली त्वचा। मध्य परत, फिर इसके बाद में बनेगी मध्य परत यानी और अंदर वाली परत बनेगी, ठीक है। 3 भाग हो गए, एपिडर्मिस, इसे एंडोडर्मिस कहते हैं, एंडोथेसियम कह सकते हो, और मध्य परत हम मिडिल लेयर। फिर आया टेपिटम। टेपिटम जो होता है परागकण के पास में होता है बेटा, टेपिटम जहाँ परागकण बनेंगे लघु बीजाणुधानी में, वहीं पर होता है टेपिटम, और ये पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं टेपिटम, ठीक है। मध्य परत और टेपिटम का क्या काम है बेटा, ये परागकण जब बनेंगे तो परागकणों को पोषण प्रदान करेंगे टेपिटम, ठीक है। आगे अभी हम लिखते हैं, फिर आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
अगला टॉपिक है बेटा हमारा लघु बीजाणु जनन, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? लघु बीजाणु जनन में देखो पॉइंट लिख रखे हैं मैंने। सबसे पहले लघु बीजाणु जनन का मतलब है, लघु बीजाणु परागकणों को कहा जाता है, और परागकण का जनन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। परागकणों अथवा लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से होता है बेटा। जो लघु जनन कोशिकाएं होती हैं उनके अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनेंगे या परागकण बनेंगे। ठीक है, यह 2 चरणों में होता है, पूर्ण होता है। पहले चरण में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होगा। पहले चरण में लघु बीजाणु कोशिका द्वारा, ठीक है, पहले चरण में लघु बीजाणु कोशिका द्वारा 2 अगुणित केंद्रक बनेंगे। देखो मान लो हमारा, यहाँ मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ, ये हमारा लघु बीजाणु जनन कोशिका है, लघु बीजाणु जनन कोशिका है ये लघु बीजाणु जनन कोशिका है। और इसमें होगा बेटा, क्या होगा? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जब लघु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 अगुणित केंद्रक बनेंगे। ये बन गए केंद्रक, 2 अगुणित क्या बन गए बेटा? केंद्रक। ये लिखा है ना पॉइंट, ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहले चरण में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 अगुणित हैप्लॉइड केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एन हमने लिख रखा है, इसे मतलब अंदर लिख रखा है एन इसमें। दूसरे चरण में यह अगुणित केंद्रक केंद्र सूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित केंद्रक निर्माण करते हैं, या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन भी इसे कहते हैं, या फिर हम केंद्र सूत्री विभाजन कह सकते हैं। 4 अगुणित केंद्रक बनेंगे बेटा। अब द्वितीय चरण होगा। ये चरण नंबर क्या था? 1। ये चरण नंबर था बेटा 1। ठीक है, चरण नंबर 1 था। अब हम यहाँ लिख दो आप, चरण नंबर 1 चरण हो गया हमारा प्रथम चरण था। ठीक है, अब हम द्वितीय चरण करेंगे। इसे 4 अगुणित केंद्रक बनेंगे। देखो 2 तो बनेंगे, इससे केंद्र विभाजन होगा यानी बीच में से टूटेगा। ठीक है, और चारों क्या होंगे? वो अगुणित होंगे। चारों केंद्रक क्या होंगे? अगुणित। एन 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 एन। ठीक है, कौन सा विभाजन है बेटा? केंद्र सूत्री विभाजन है ये। ठीक है, केंद्र सूत्री विभाजन है। और चरण कौन सा? ये चरण है बेटा द्वितीय। ये द्वितीय चरण है। ठीक है, इसमें 4 अगुणित केंद्रक बने हैं, 4 अगुणित केंद्रक। ठीक है, 4 का निर्माण हुआ है। अब ये 4 बन गए। दूसरे चरण में ये 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाता है। बाद में प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति मतलब बाह्य दीवार का निर्माण होता है, और यह केंद्रक लघु बीजाणु कहलाते हैं। इन केंद्रक के चारों ओर क्या बन जाएगी बेटा? फिर भित्ति बन जाएगी। इस तरीके से एक परत बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, जिसके बाद ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे लघु बीजाणु, यानी परागकण बन जाते हैं, पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है लघु बीजाणु जनन। के लघु बीजाणु जनन कोशिका में पहले अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 अगुणित केंद्रक बनते हैं प्रथम चरण में, और दूसरे चरण में वो दोनों केंद्रक अगुणित केंद्रक एक और विभाजन करते हैं, जिससे 4 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। और उन चारों के ऊपर क्या आ जाता है? फिर भित्ति का निर्माण हो जाता है। और भित्ति का निर्माण होने के बाद वह पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बेटा? पूर्ण रूप से लघु बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से लघु बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके जो देखो हमने बताया था कि इसकी 4 भित्ति होती हैं। ठीक है, बाह्य भित्ति और अंतस्थितियम, और हमारा हो गया मध्य परत, और एक थी हमारी टेपिटम। तो टेपिटम जो है, टेपिटम बेटा इन परागकणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। टेपिटम परागकणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है टेपिटम। ठीक है, टेपिटम इसमें होगी 4, ये परत में 4 भित्तियां होती हैं, मतलब इस भित्ति में जो होगी 4 परतें होंगी, और उसकी सबसे अंदर वाली कौन है? टेपिटम। और टेपिटम में 4 टेपिटम जो होती है वो परागकण को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है,
नोट पॉइंट ये है बेटा, नोट पॉइंट लिखा है साइपरेसी कुल के पौधों में इन 4 लघु बीजाणु में से केवल एक क्रियाशील होता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बेटा एक साइपरेसी कुल के पौधे होते हैं जिनमें से जो 4 लघु बीजाणु केंद्रक बने हैं या 4 लघु बीजाणु बने हैं, 4 परागण बने हैं, उनमें से एक केवल क्रियाशील रहता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, ये नोट पॉइंट रहेगा बेटा, पूछा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम आपको समझाते हैं। तो ये था हमारा लघु बीजाणु, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या आप कॉपी बना के बेटा, अगर आप पूरी तरीके से नई पढ़ाई करना चाहते हैं कक्षा 12 को, एक तरफ से पूरा सिलेबस हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको, तो आप एक तरफ से अपनी कॉपी बना के चले। आप जब आपकी कॉपी होगी आपके साथ तो आपको आगे रिवीजन करने में, ठीक है, बहुत आसानी होगी और व्यवस्थित एक तरफ से ही कॉपी बनाएं। इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, मेरी पहली वीडियो देखें और आगे वीडियो जो अपलोड होगी वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगला टॉपिक देखेंगे बेटा हम। अगला टॉपिक जो है हमारा अंडप अथवा गुरु बीजाणु पर्ण। अंडप अथवा गुरु बीजाणु पर्ण जिसे कार्पल और मेगास्पोरोफिल कहते हैं बेटा। गुरु बीजाणु पर्ण क्या है बेटा, जहां पर अंडाशय में यानी अंडाशय होता है स्त्री केसर में, उस भाग को हम अंडप कह सकते हैं या गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। जैसे परागकण को लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण, इसी प्रकार से हम इसको अंडप को जहां बीज बनेंगे अंडप में, अंडाशय में, उसको कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है गुरु बीजाणु पर्ण, लिख रखा है बेटा, देखेंगे। जायांग पुष्प का सबसे भीतरी भाग होता है, इसे पुष्प का मादा जननांग भी कहते हैं। ठीक है, जो अंडप होता है वो जायांग के अंदर होता है और जायांग को पुष्प का मादा जननांग भी कहते हैं। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं जायांग को, और इसमें एक या अनेक अंडप होते हैं, यानी स्त्री केसर में अंडप होते हैं बेटा। स्त्री केसर में क्या होते हैं, अंडप होते हैं। अंडप बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पत्तियां हैं। अंडप जो होती हैं एक प्रकार से बीज बनाने वाली, बीज धारण करने वाली रूपांतरित पत्तियां होती हैं, एक प्रकार से पत्तियां ही होती हैं जो बीजों का निर्माण करेंगी, बीज जिसमें बीज रहेंगे। ठीक है, अतः यह गुरु बीजाणु पर्ण कहलाती हैं। अंडप जो है बीज धारण करने वाली रूपांतरित पत्तियां हैं, ठीक है, जो गुरु बीजाणु पर्ण। पर्ण का मतलब क्या होता है बेटा, पत्ती ही होता है पर्ण का मतलब। तो अंडप एक प्रकार की पत्तियां हैं जो गुरु बीजाणु पर्ण कहलाती हैं। ठीक है, अगला, जब स्त्री केसर में केवल एक अंडप होता है तो उसे साधारण स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा स्त्री केसर जिसमें एक अंडप होता है केवल, तो उसे कहते हैं साधारण स्त्री केसर। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, किसमें होता है ऐसा, मटर में केवल एक ही अंडप होता है, तो इसका जो स्त्री केसर है वो साधारण स्त्री केसर कहलाएगा, मटर वाला। ठीक है, ये स्त्री केसर का चित्र बना रखा है, अभी समझा देंगे इसे, आपको कॉपी में नोट कर लेना है, बना लेना है। ठीक है बेटा, ये आता है बनाने के लिए। अंडाशय की इसे हम लंबवत काट कह सकते हैं, अंडाशय की या स्त्री केसर की लंबवत काट, इसमें सब कुछ दिखाया गया है, अभी बताएंगे। ठीक है, जब अगला पॉइंट, जब स्त्री केसर में 2 या अधिक अंडप होते हैं तो उसे संयुक्त अंडपी कहते हैं। जब स्त्री केसर में 2 या स्त्री केसर में जो होते हैं 2 या अधिक अंडप होते हैं तो उसे संयुक्त अंडपी कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका जो है बेटा पिटूनिया है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पिटूनिया में होता है, पिटूनिया नामक पौधे में होता है ऐसा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका पिटूनिया। संयुक्त अंडपी किसमें होता है, संयुक्त अंडपी यानी 2 अंडप आपस में जुड़े होंगे तो पिटूनिया नामक पौधे में होता है ऐसा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अंडप के आधार पर स्त्री केसर 2 प्रकार के होते हैं। अंडप के आधार पर 2 प्रकार के स्त्री केसर होते हैं। पृथक अंडपी एपोकार्पस है ना, एपोकार्पस। जब स्त्री केसर में 2 या अधिक अंडप होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। अंडप होंगे तो 2 या अधिक, मगर एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, वह अलग होंगे। ठीक है, वह एक दूसरे से अलग होते हैं। एग्जाम्पल रेननकुलस नामक पौधे में ऐसा होगा। रेननकुलस के कुल के जो पौधे होंगे उसमें ऐसा होता है कि अंडप जितने भी होंगे वो सब अलग अलग होंगे। दूसरा है युक्त अंडपी। युक्त अंडपी, जब 2 अंडप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी अंडप 2 या अधिक होंगे और वो अंडप एक दूसरे से क्या होंगे, सब जुड़े हुए होंगे। तो जैसा एग्जाम्पल इसमें भी क्या है, पिटूनिया आप कह सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, पिटूनिया कह सकते हैं। देखो स्त्री केसर का चित्र बना हुआ है ये बेटा। स्त्री केसर पुष्प का क्या होता है, सबसे अंदर वाला भाग होता है और उसमें क्या क्या होता है स्त्री केसर में। देखो सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, यहाँ पर परागकण आते हैं और अंकुरित होते हैं। फिर वर्तिका, यहाँ पर पराग नलिका बनती है, आगे समझाया जाएगा। बीजांड द्वार, ठीक है, यहाँ बीजांड का द्वार होता है जहाँ से बीज निकलेंगे। बीजांड काय, यहाँ पर देखो हमने बीजांड काय में यहाँ पर बीज बनेंगे, यहाँ पर भ्रूण कोश बनेगा और बीज यहाँ पर भ्रूण कोश, इसे भ्रूण कोश भी कहा जाता है बीजांड काय को। अंडाशय, ये पूरा अंडाशय हो गया और निभाग ये सबसे निचला वाला भाग है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक अगली वीडियो में देंगे आपको। इसी प्रकार से आपको सिलेबस के आधार पर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पूरा सिलेबस आपको बायोलॉजी का यहाँ पर कक्षा 12 से लेकर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें बेटा। धन्यवाद।